हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग सब। जैसे मैंने कहा था कि इलेक्ट्रिसिटी के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लास 10 का वो है लाइट। तो आज हम लोग लाइट के बारे में पढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे लाइट का। इसमें देखिए, लाइट एक ऐसा चैप्टर है क्लास 10 में बच्चों, जिस पे आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे ना तो आप फुल स्कोर कर सकते हैं। लाइट हमारे चारों तरफ है, लाइट तो हम देख ही रहे हैं, है ना। तो इसीलिए लाइट जो है आपके रियल लाइफ से भी एकदम जुड़ी हुई है, कनेक्टेड है। तो इसीलिए अगर लाइट चैप्टर को आप अच्छे से कर लेते हैं तो आप उसमें फुल स्कोर कर सकते हैं। 10 आईसीएसई में थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना है, क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटर रिफ्लेक्शंस, तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट, नॉर्मल शिफ्ट वगैरह। बट सीबीएसई में थोड़ा कम पढ़ना है, बट मोर और लेस कहानी एक ही जैसा है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो लाइट में है उसको आज डिस्कस कर लेने का, और फिर इस पर क्वेश्चन हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं लाइट। तो देखिए, लाइट में बच्चों सबसे पहले तो रिफ्लेक्शन आता है, बट रिफ्लेक्शन के बेसिस पे हम लोग देखिए, रिफ्लेक्शन में आपको बेसिकली क्या करना है। रिफ्लेक्शन तो हम लोग जो है, जब बहुत छोटे बच्चे भी रहे होंगे, जब हम लोग छोटे बच्चे थे, तो ज़्यादा छोटे नहीं थे, छोटे थे मतलब उतना भी छोटा नहीं था, है ना। मतलब भाई 8 में था, 6 में भी शायद रिफ्लेक्शन पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो रिफ्लेक्शन के बारे में हम लोग ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। रिफ्लेक्शन का बेसिक आइडिया सबको होता ही है कि एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस या पॉलिश सरफेस होता है, और इस रिफ्लेक्टिंग या पॉलिश सरफेस पर एक लाइट आके गिरता है, रे ऑफ लाइट, जिसे हम लोग इंसिडेंट रे कहते हैं। और ये इंसिडेंट रे ये हो गया। यहाँ पे एक और लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं जिसे हम लोग नॉर्मल कहते हैं। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और ये जो लाइट बाउंस बैक करता है, वापस जाता है, इसे हम लोग रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। और हम लोग जानते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो इक्वल होता है। ठीक है, ये हम लोग बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, अपने जूनियर क्लासेस से भी पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो ये था बेसिक आइडिया ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसमें जो आप लोग को ध्यान देना है वो ध्यान देना है स्फेरिकल मिरर्स पे। ठीक है, स्फेरिकल मिरर्स को आपको पढ़ना है, स्फेरिकल मिरर्स। तो स्फेरिकल मिरर्स में आपको क्या पढ़ना है। आप जानते हैं कि स्फेरिकल मिरर जो होता है, बेसिकली दो टाइप्स के स्फेरिकल मिरर है। एक स्फेरिकल मिरर होता है कॉनकेव, दूसरा होता है कॉन्वेक्स। ठीक है, तो इसमें भी आपको क्या स्पेसिफिकली पढ़ना है, आपको इसमें स्पेसिफिकली पढ़ना है बच्चों अबाउट द रे डायग्राम्स। इसमें आपको रे डायग्राम्स पढ़ने चाहिए। ठीक है, रे डायग्राम्स आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। रे डायग्राम की ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इमेज कहाँ पर बनेगा वो आप प्रैक्टिस करेंगे, रे डायग्राम्स। ठीक है, दूसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है बच्चों वो है यूजेज ऑफ स्फेरिकल मिरर। इसे आप अच्छे से पढ़ेंगे, यूजेज ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, यूजेज ऑफ स्फेरिकल मिरर से भी बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, तो यूजेज को आप पढ़ेंगे। जैसे कॉनकेव मिरर की अगर हम लोग बात करें, कॉनकेव मिरर का क्या यूजेज है, कॉनकेव मिरर का यूजेस क्या क्या आता है। कॉनकेव मिरर का यूज है सोलर फर्नेस में यूज होता है, सोलर फर्नेस। ठीक है, सोलर फर्नेस में यूज होता है। और कहाँ यूज होता है कॉनकेव मिरर, डेंटिस्ट में डेंटिस्ट यूज करते हैं इसको। उसके बाद कहाँ यूज होता है, शेविंग या मेकअप मिरर में यूज होता है, शेविंग और मेकअप मिरर में यूज होता है। ठीक है, और कहाँ यूज होता है कॉनकेव मिरर और यूज होता है आपका सर्च लाइट्स, मतलब टॉर्चेज वगैरह में, सर्च लाइट्स, टॉर्चेज, ये सब में यूज होता है। ठीक है, तो ये हो गया कॉनकेव मिरर के यूजेस, एप्लीकेशंस। उसी तरह से कॉन्वेक्स मिरर कहाँ कहाँ यूज होते हैं,
कॉन्वेक्स मिरर का बेसिकली आप जानते हैं कि एक ही यूज़ है कि इसका फील्ड व्यू एरिया बहुत ज़्यादा होता है, तो बड़ा को छोटा करके दिखाने में ये हमारा मदद करता है ना, बड़ा को क्या करता है, छोटा करता है। तो इसका बेसिकली यूज़ एक ही है, दैट इज़ इन शॉपिंग मॉल्स, इन शॉपिंग मॉल्स है ना, शॉपिंग मॉल्स में यूज़ होता है ताकि हम लोग शॉपिंग मॉल में गए, कुछ भी पसंद आया पॉकेट भर के चल दिए, ऐसा नहीं होगा है ना। एक कॉन्वेक्स मिरर लगा हुआ रहता है जहाँ पर बैठ के जो वहाँ के लोग होते हैं वो बैठ के देखते रहते हैं, क्योंकि बड़ा सा भीड़ को छोटा करके दिखा सकता है। तो शॉपिंग मॉल्स में यूज़ होता है, रोड साइड्स में भी यूज़ होता है ट्रैफिक को देखने के लिए, रोड साइड्स में यूज़ होता है ना। आपके रियर व्यू मिरर, रियर व्यू मतलब गाड़ी में रियर व्यू मिरर, तो ये सब जो है ये सब में जगह पे कॉन्वेक्स मिरर यूज़ होता है। तो यूजेस को आप पढ़ेंगे, रे डायग्राम को पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ जो आप ध्यान देंगे स्फेरिकल मिरर में वो है मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन, मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन, ओके, मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। तो मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन देखिए क्या है, 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f, ये हमारा मिरर फॉर्मूला होता है, जहाँ पर u क्या डिनोट करता है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को डिनोट करता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को डिनोट करता है, ठीक है। v क्या डिनोट करता है, v इमेज डिस्टेंस को डिनोट करता है, इमेज डिस्टेंस को डिनोट करता है। और f क्या डिनोट करता है, f फोकल लेंथ को डिनोट करता है। u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, v इमेज डिस्टेंस हो गया और f हो गया फोकल लेंथ। यहाँ पे एक चीज़ जो ध्यान देनी है बच्चों आप लोगों को न्यूमेरिकल्स बनाने के समय, साइन कन्वेंशन का, u देखिए जनरली नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है, ज़्यादा इसमें दिमाग मत लगाइए, u जो होगा वो जनरली नेगेटिव ही लेंगे हम लोग, ठीक है। बात रहेगी f की, तो अगर आपका कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर आप यूज़ कर रहे हैं, क्वेश्चन कॉनकेव मिरर का है, तो f जो होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है बच्चों। और अगर वो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, तो हमारा f जो होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इसको आप किस तरह से दिमाग में रखेंगे, देखिए जैसे कॉन्वेक्स है, ठीक है, तो वेक्स का मतलब है कि इसका अब ऐसे याद रखें x पॉजिटिव है ना, या किसी भी तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, आप अपना ट्रिक लगा लीजिए। मैं ट्रिक यहाँ बताना नहीं चाहता हूँ, बट क्या होता है ना, ट्रिक बताने के बाद आप रटने लगते हैं, तो आप अपना दिमाग लगा के इसको याद रखें। जैसे मैं ऐसे याद रखता हूँ, वी ई इसका लास्ट में आ रहा है तो नेगेटिव, ठीक है, और इसका जैसे आ रहा है ई एक्स, तो एक्स का मतलब एक्स एड, एक्सेस याद रखते हैं इसको, ई एक्स मतलब एक्सेस, हम ऐसे याद रखते हैं, एक्सेस का मतलब जोड़ना है, और वी ई का मतलब हम याद रखते हैं नेगेटिव। तो इस तरह से या जैसे भी आपको लगे इसको आप याद रख सकते हैं, मैं कोई ट्रिक या कुछ बताने नहीं जा रहा हूँ, बट ये आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों कि कॉनकेव का मतलब होता है फोकल लेंथ नेगेटिव लेना है, और कॉन्वेक्स का मतलब होता है कि फोकल लेंथ पॉजिटिव लेना है, ठीक है। तो ये हो गया मिरर फॉर्मूला। उसके बाद मैग्निफिकेशन में क्या ध्यान, मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ या साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो, इसे हम लोग मैग्निफिकेशन कहते हैं, और दैट इज इक्वल्स टू होता है माइनस वी बाई यू, दैट इज इक्वल्स टू होता है माइनस वी बाई यू, ठीक है। अब इसमें भी आपको एक छोटी सी चीज ध्यान रखना है कि m के बारे में आप क्या बताएंगे। अगर m का वैल्यू पॉजिटिव आता है, m का वैल्यू पॉजिटिव आता है, तब वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा इमेज। अगर m का वैल्यू बच्चों नेगेटिव आता है, तब रियल एंड इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, ये आप देख लीजिएगा। दूसरा चीज देखिएगा कि m का वैल्यू 1 से बड़ा आ रहा है कि नहीं, यहां ध्यान दीजिएगा बच्चों एक चीज,
जब आप साइन देख रहे हैं तो फिर वैल्यू मत देखिए, जब आप साइन देखते हैं तो फिर वैल्यू नहीं देखना है। तो आप वैल्यू को अलग देखें, साइन को अलग देखें। अब m का वैल्यू, जैसे मान लीजिए m का वैल्यू -2 आ रहा है सपोज, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर m का वैल्यू 1 से कम है, नहीं, पहले आप साइन देखेंगे। साइन क्या है? नेगेटिव, तो रियल इन्वर्टेड इमेज। अब वैल्यू देखेंगे 2, 1 से बड़ा है, ठीक है, ध्यान देना है, 1 से बड़ा है तो मैग्नीफाइड इमेज बनेगा, 1 से बड़ा है तो मैग्नीफाइड इमेज होगा। अगर 1 से छोटा आ रहा है, पॉजिटिव रहे चाहे नेगेटिव रहे, 1 से छोटा आ रहा है तो डिमिनिश्ड बनेगा। करेक्ट, ये समझना है बात को। और m अगर 1 के इक्वल आता है तो सेम साइज हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी बातें अगर आप ध्यान में रख लेते हैं रिफ्लेक्शन से रिलेटेड, मिरर स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड, तो आप इजीली रिफ्लेक्शन वाले पार्ट में, मिरर वाले पार्ट में फुल स्कोर कर सकते हैं बच्चों। आप इस चीज को नोट कर लें एक जगह पर, ताकि आपको दिमाग में इजीली रहे, इजीली आप रिवाइज कर पाए। फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे रिफ्रैक्शन की तरफ, इसको आप नोट कर लें। हाँ, तो बच्चों अब हम लोग बात करेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में, ठीक है। रिफ्रैक्शन थोड़ा सा बड़ा टॉपिक, मतलब थोड़ा सा बड़ा इन द सेंस बोलना चाह रहा हूं कि रिफ्रैक्शन से क्वेश्चंस आने के एक्सपेक्टेड चांसेस ज्यादा है, तो अब रिफ्रैक्शन पर थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन में आप जानते हैं कि क्या होता है। रिफ्रैक्शन में लाइट एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाता है तो वो बेंड करता है। बेंडिंग, या तो वो नॉर्मल के तरफ बेंड करेगा या तो वो नॉर्मल से दूर बेंड करेगा। करेक्ट, दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, है ना, दूर जाएगा या पास आएगा। जीवन में क्या होता है, जीवन में भी हम लोग किसी से दूर जाते हैं या पास आते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है कि रिलेशनशिप कैसा है। तो देखिए यहां पर मान लेते हैं कि एक मीडियम है मीडियम 1 और यहां पर एक मीडियम है मीडियम 2। अब इसको हम लोग बोलते हैं टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड किया। क्यों? क्योंकि ये जो लाइट रे था ये रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा था, ठीक है, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा था। तो जब रेयरर मीडियम से वो डेंसर मीडियम में जाएगा तो वो नॉर्मल के तरफ बेंड करेगा। और अगर ये मीडियम 1 है हमारा, ये है मीडियम 1 और ये है मीडियम 2, और लाइट अगर डेंसर मीडियम से अगर रेयरर मीडियम में जा रहा है, तो फिर वो नॉर्मल से दूर भागेगा, ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये बात आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात है, यहां पर ये एंगल है I और ये एंगल है R, ये एंगल है I, ये एंगल है R। तो फिगर देख के ही आपको लग रहा है कि I और R तो इक्वल नहीं आएगा। तो होता क्या है इसमें होता है साइन I बाई साइन R। इसका जो रेशियो होता है ये कांस्टेंट आता है। जैसे कि रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि I और R इक्वल हो जाता है, बट यहाँ पे I और R इक्वल नहीं होता। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल नहीं होता है, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल नहीं होता है। यहाँ पर साइन I बाई साइन R जो है वो कांस्टेंट आता है, और इस रिलेशनशिप को हम लोग बोलते हैं स्नेल्स लॉ। इस रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं हम लोग? स्नेल्स लॉ। दिस इज नोन एज स्नेल्स लॉ, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात यह है कि कंडीशन फॉर नो रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन नहीं होने का क्या कंडीशन हो सकता है? कंडीशन फॉर नो रिफ्रैक्शन, लाइट जा रहा है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, बट रिफ्रैक्शन होता हुआ नहीं दिख रहा है, मतलब बेंडिंग होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो इसका क्या कंडीशन हो सकता है? ठीक है, तो देखिए दो कंडीशन हम बता रहे हैं आपको, दो आप याद रखेंगे। एक, लाइट ऑब्लिकली भी आकर गिरता है फिर भी रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, वो सीधे निकल जा रहा है। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन ये मीडियम अगर 1 है और ये मीडियम अगर 2 है, और ये पॉसिबल तभी है जब डेंसिटी ऑफ मीडियम 1, ठीक है बच्चों, इसको ऑप्टिकल डेंसिटी कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। हम लोग डेंसिटी वर्ड बोल रहे हैं, बट एक्चुअली में इसका जो एक्चुअल वर्ड है वो है ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ मीडियम 1 एंड डेंसिटी ऑफ मीडियम 2 एंड डेंसिटी ऑफ मीडियम 2
मीडियम 1 और मीडियम 2 का जो डेंसिटी है आर इक्वल, दोनों का डेंसिटी क्या है, इक्वल है। अगर दोनों मीडियम का डेंसिटी इक्वल होगा तब यहाँ पे नो रिफ्रैक्शन होगा, लाइट सीधा निकल जाएगा। एक और कंडीशन क्या है, एक और कंडीशन, ये तो एक कंडीशन था। दूसरा कंडीशन है कि रिफ्रैक्शन नहीं होगा, वो कंडीशन है कि लाइट अगर सीधा गिरता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सीधा अगर गिरता है तो वो सीधा निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी हमारा नो रिफ्रैक्शन हो रहा है। सो नो रिफ्रैक्शन होने का बच्चों दो कंडीशन है, एक कि अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जा रही है और वो लाइट दोनों मीडियम का डेंसिटी अगर सेम है तो फिर तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा, सीधा निकल जाएगा। और अगर वो परपेंडिकुलर आके सरफेस पे गिरता है तब भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा, वो सीधा निकल जाएगा। करेक्ट। तो ये दो कंडीशन है जिसमें आपको कंडीशन फॉर नो रिफ्रैक्शन मिलेगा। ठीक, उसके बाद यहां पे एक और टॉपिक आता है, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इससे क्वेश्चन रह सकता है। इसका क्या रिलेशनशिप्स है वो देख लेते हैं। देखिए, पहला है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जिस मीडियम का भी हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं या निकालना चाहते हैं उस मीडियम का में स्पीड। सो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हुआ, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, तो यहां पे एक चीज याद रखिएगा, जब हम बात रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल रहे हैं, ठीक है, जब बात हम लोग बोल रहे हैं, यहां पे एयर या वैक्यूम भी हो सकता है, एयर या वैक्यूम भी हो सकता है। जब हम बात कर रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तो एक चीज ध्यान रखना है कि फर्स्ट मीडियम जो होगा बच्चों वो एयर होगा। ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तो फर्स्ट मीडियम जो होगा वो क्या होगा, वो एयर होगा हमेशा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। जैसे अगर मान लीजिए कि हम बोल रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2, अब यहां पे एयर नहीं है, यहां मीडियम 1 और मीडियम 2 है, तब हम लोग क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकालना है, मीडियम 1 का, किसके रेस्पेक्ट में, 2 के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब हुआ कि लाइट जो है वो 2 से 1 में जा रही है। ठीक है, जैसे इसको हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ रहे हैं सिर्फ, अगर इसको फुल स्टेटमेंट में पढ़े तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, तो मीडियम 1 में लाइट जा रहा है मीडियम 2 से। ठीक है, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, अगर आप यहां लिखते हैं मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, मतलब लाइट 1 से 2 में जा रहा है, तो फिर यहां हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ये हो गया आपका फॉर्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 का। और ये सिंपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा हुआ रहेगा, तो ये अंडरस्टूड है कि पहला मीडियम एयर या वैक्यूम है। ठीक है, यहां पे एक चीज और आपको नोट करना है कि ये वाला जो वैल्यू होगा, दिस इज ऑलवेज 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है सॉरी। अब एक चीज और आप देखेंगे कि ये जो रिफ्रैक्टिव साइन आई बाय साइन आर हम लोग लिख रहे थे, साइन आई बाय साइन आर, ये वैल्यू भी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वली है, ये भी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वली है। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना है। और इसको लिखते कैसे हैं बच्चों हम लोग, जैसे अगर हम लिख रहे हैं म्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कहीं कहीं एन से भी रिप्रेजेंट होता है, 1 2, इसको हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, मतलब ये हो गया म्यू 2 डिवाइडेड बाय म्यू 1। अब म्यू 2 का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 किसके रेस्पेक्ट में, तो एयर के रेस्पेक्ट में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 किसके रेस्पेक्ट में, तो एयर के रेस्पेक्ट में। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। एक दो छोटा छोटा क्वेश्चंस बात करते हैं तो और भी कॉन्सेप्ट
क्लियर हो जाएगा। इसको नोट कर लें आप लोग। देखिए, जैसे अगर आपको एक क्वेश्चन दिया गया, मान लीजिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इक्वल टू 4/3 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इक्वल टू है 3/2। हमें पूछ रहा है फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू, को शॉर्ट में WRT लिखते हैं, विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। तो इसे हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? ठीक है, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकालना है हम लोगों को? ग्लास का निकालना है। किसके रेस्पेक्ट में निकालना है? तो वाटर के रेस्पेक्ट में निकालना है। तो ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर करना है हमको, ठीक है। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। क्लियर? रेस्पेक्ट टू का मतलब क्या होता है? डिवाइड होता है इसके रेस्पेक्ट में, तो डिवाइड करते हैं हम लोग। जैसे रिलेटिव डेंसिटी, तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ वाटर से हम डिवाइड करते हैं। तो सिमिलरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर निकालना है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, क्योंकि किसके रेस्पेक्ट में करना था? तो वाटर के रेस्पेक्ट में, तो वाटर नीचे आ जाएगा। अब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 3/2 है और वाटर का कितना है? 4/3 है। सो ये हो जाएगा 9/8। क्लियर? तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आप इजीली उसको बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इस टॉपिक में जो आता है वो ये है, एक है रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ, ठीक है। ये स्पेशली आईसीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए है, सीबीएसई वाले भी देख सकते हैं, बट सीबीएसई में इसका क्वेश्चन आने का चांस कम है, ठीक है। आईसीएसई में टॉपिक है तो इसलिए आप देख सकते हैं। रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि इसमें पानी है, वाटर है, ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट है कोई ओ, ठीक। अब यहाँ से यहाँ इधर वाटर है और ऊपर में ऑब्वियसली एयर है, तो लाइट जो है वो डेंसर से रेयर में जा रहा है। तो लाइट जब डेंसर से रेयर में जाएगा तो हम लोग जानते हैं कि वो क्या होगा? वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा, करेक्ट। बट हमारा जो आई है बच्चों, वो तो सीधा देख सकता है ना, वो तो सीधा देखेगा। तो वो जब सीधा देखेगा तो उसे लगेगा कि ये पॉइंट यहाँ पर है, लेट इट बी ओ डैश। तो ये जो डेप्थ है, मान लीजिए पॉइंट ए है, ए से ओ डैश का जो डेप्थ है ये एपरेंट है, रियल में नहीं है। रियल गहराई या डेप्थ तो इसका ए ओ है, तो रियल डेप्थ इसका ए ओ है और एपरेंट डेप्थ जो है वो ए ओ डैश है, ठीक है। यहाँ पे रियल डेप्थ क्या है? रियल डेप्थ जो है वो ए ओ है, जो एक्चुअल गहराई है उस पॉइंट का। लेकिन हमारे आईज को क्या लग रहा है? एपरेंट डेप्थ क्या है? तो एपरेंट डेप्थ है ए ओ डैश, ये ए ओ डैश जो है वो एपरेंट डेप्थ है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे? रिलेशन क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर को आप लिखिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर यहाँ पे हमारा मीडियम है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू हो जाएगा रियल डेप्थ बाई एपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ बाई एपरेंट डेप्थ। ये है हमारा रिलेशन, ठीक है। अगर आपको ये कहा जाए कि कितना शिफ्ट किया, मतलब ये पॉइंट कितना शिफ्ट किया, उसको नॉर्मल शिफ्ट कहते हैं, ठीक है। तो कितना शिफ्ट किया अगर निकालना है तो नॉर्मल शिफ्ट, तो नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगा ए ओ माइनस ए ओ डैश, दैट इज ए ओ का मतलब क्या है? रियल डेप्थ है, तो रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ। अब एपरेंट डेप्थ को बच्चों हम लोग लिख सकते हैं रियल डेप्थ बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एपरेंट डेप्थ को लिख सकते हैं रियल डेप्थ बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। सो द फॉर्मूला विल बी रियल डेप्थ, आप यहां कॉमन ले लें
तो रियल डेप्थ कॉमन हो गया, आ गया 1 माइनस 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये हो जाएगा आपका नॉर्मल शिफ्ट, मतलब ये कितना ऊपर आया ये हम लोग पता कर सकते हैं। तो ये अपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ का क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इस फॉर्मूला को लगा के या नॉर्मल शिफ्ट कितना हुआ इस फॉर्मूला को लगा के आप बना सकते हैं। दिस इज स्पेशली फॉर आईसीएसई स्टूडेंट, क्योंकि सीबीएसई में ये टॉपिक ऐसे भी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, तो आप इसको देख सकते हैं, बट क्वेश्चन इसमें से एक्सपेक्टेड नहीं होगा, लेकिन आईसीएसई में इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप इसको देख लीजिए। ठीक है, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इसमें से आता है लैटरल शिफ्ट या लैटरल डिस्प्लेसमेंट। लैटरल शिफ्ट या लैटरल डिस्प्लेसमेंट। लैटरल वर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? साइड वाइज। ठीक है, साइड वाइज शिफ्टिंग, मतलब ये आएगा तब जब रिफ्रैक्शन किसी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से होगा। रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, किसी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से जब रिफ्रैक्शन होता है तो फिर उसमें हम लोग लैटरल शिफ्ट पढ़ते हैं। ठीक है, कि वो शिफ्ट कर जाता है। लैटरली मतलब साइड वाइज होता है, साइड वाइज जब शिफ्टिंग होता है। तो देखिए, सपोज आपके पास एक ग्लास का रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, इसको हम लोग रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब बोलते हैं। ठीक है, अब यहां से सपोज एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है O, और यहां से रे ऑफ लाइट आया, यहां स्ट्राइक किया। ठीक है, दिस इज द इंसिडेंट रे। तो हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे यहां से, मान लीजिए हम लोग नॉर्मल ड्रॉ किए हैं। ठीक है, ये जो स्लैब है मान लीजिए इसका थिकनेस है T, ये T इसका थिकनेस है। ठीक है, थिकनेस है। तो अब लाइट जो है वो एयर से आपका ग्लास में जा रहा है, तो एयर से जब ग्लास में जाएगा बच्चों तो क्या होगा? रेयरर से टू डेंसर जा रहा है, तो वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा, बेंड किया। ठीक, फिर यहां पे एक और सरफेस आ रहा है, तो इस पर फिर हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, एक फिर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। अब ग्लास से एयर में जा रहा है तो नॉर्मल से दूर भागेगा। तो ये ऑब्जेक्ट जब हम देखेंगे तो ये ऑब्जेक्ट हम लोग को यहां नजर आएगा, राइट। तो ये जो लाइट है ये हमारा इंसिडेंट रे था, राइट। दिस वाज द इंसिडेंट रे या डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आप बोल सकते हैं। ये हमारा इंसिडेंट रे का डायरेक्शन था, क्लियर। ये जो रे बाहर आया इसे हम इमर्जेंट रे कहते हैं, दिस इज कॉल्ड इमर्जेंट रे। ठीक है, तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में जो गैप बन रहा है दिस इज कॉल्ड लैटरल शिफ्ट। इसको हम डी से डिनोट करते हैं, एंड डी इज कॉल्ड लैटरल शिफ्ट। इसे हम लोग लैटरल शिफ्ट कहते हैं। ठीक है, लैटरल शिफ्ट, इतना वो शिफ्ट कर गया। बात समझ में आया? और एक चीज आप ध्यान देंगे कि ये जो इंसिडेंट रे है और ये जो इमर्जेंट रे है, हालांकि मेरा डायग्राम में उतना अच्छा से दिख नहीं रहा है, बट फिर भी ये दोनों पैरेलल होता है। ठीक है, मतलब ये एंगल दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये दोनों इक्वल होगा। एंगल I और एंगल E इक्वल होगा, लेकिन ये इक्वल हमेशा नहीं होगा बच्चों, ये ध्यान देना है। ये इक्वल कब होगा? जब हमारा ये जो सरफेस रेक्टेंगुलर होना चाहिए, मतलब ये वाला सरफेस पहला जहां पर रिफ्रैक्शन हो रहा है और दूसरा सरफेस जहां पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, ये दोनों पैरेलल है। देखो ये सरफेस और ये सरफेस भी पैरेलल है, इसीलिए ये रे और ये रे पैरेलल आ रहा है, और इसीलिए I और इक्वल हो रहा है। और इसी कारण से बच्चों यहां पर डिस्पर्शन नहीं होता। अगर हम व्हाइट लाइट भी भेजेंगे ना तो 7 कलर में नहीं टूटेगा। इसलिए नहीं टूटता है, अगर आपसे पूछा जाए कि रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में डिस्पर्शन क्यों नहीं हो रहा है, तो आपको बोलना है कि इंसिडेंट रे और जो इमर्जेंट रे है वो एक दूसरा के पैरेलल जाता है, इसीलिए यहां पर डेविएशन नहीं हो रहा है। कोई डेविएशन नहीं तो कोई डिस्पर्शन नहीं, कोई डेविएशन नहीं, कोई 7 कलर में टूटना नहीं, इसीलिए यहां पर डिस्पर्शन नहीं होता है। मतलब व्हाइट लाइट को भी भेजेंगे तो 7 कलर्स में स्प्लिट नहीं होगा, I और E यहां इक्वल आ जा रहा है। ठीक है, अब यहां पे जो लैटरल शिफ्ट हो रहा है ये किस पे डिपेंड करता है? लैटरल शिफ्ट किस पे डिपेंड करता है? तो लैटरल शिफ्ट जो है वो डिपेंड करता है पहला थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब पे, ग्लास स्लैब के थिकनेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, थिकनेस ऑफ स्लैब। ठीक है, इस ग्लास स्लैब के
थिकनेस पर, जितना ज़्यादा थिक रहेगा उतना ज़्यादा लैटरल शिफ्ट होगा। दूसरा किस बात पे डिपेंड करता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पर भी डिपेंड करता है, आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस पर भी डिपेंड करता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पर भी डिपेंड करता है, आई। और लास्ट जो है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब का जो मटेरियल है उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये लैटरल शिफ्ट हो रहा है, ये तीन बातों पर डिपेंड करता है। इनफैक्ट इसका जो फॉर्मूला है वो होता है टी साइन आई माइनस आर बाई कॉस आर। ठीक है, ये है इसका फॉर्मूला, जहां पे ये टी तो आप समझ ही रहे हैं, इसका थिकनेस हो गया, ये एंगल आई है, ये एंगल आर है, ये एंगल आई माइनस आर आता है। ठीक है, तो आप सिर्फ इस फॉर्मूला को भी ध्यान में रखेंगे तो काम चल जाएगा। तो ये है आपका लैटरल शिफ्ट के बारे में। अब हम लोग दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे बच्चों, और इसको आप बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे वीडियो में, दैट इज क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और इसमें से क्वेश्चन एकदम 100% है कि आईसीएसई बोर्ड में तो आएंगे ही आएंगे, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट टॉपिक जो मैंने कहा आईसीएसई बोर्ड के लिए टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटर रिफ्लेक्शन से हमेशा क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा, पहले क्रिटिकल एंगल को समझते हैं। क्रिटिकल एंगल सॉरी, क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल में क्या होता है, देखो जैसे अगर इधर डेंसर मीडियम है कोई, ठीक है, इधर एक डेंसर मीडियम है, ठीक, और इधर रेयरर मीडियम है। ठीक है, अब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जा रहा है, डेंसर से रेयर में जा रहा है, तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा, ऑब्वियसली बात है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। अब मान लीजिए लाइट, ये हो गया इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब लाइट मान लीजिए यहां से जा रहा है, यहां से गया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इसका इंक्रीज किया, कुछ एक वैल्यू पे आया, तो एक समय ऐसा होगा कि एंगल ऑफ ये जो रिफ्रैक्टेड रे है वो ऐसा चला जाएगा, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा। उस समय ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा इसी को हम लोग क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट क्या है कि रे ऑफ लाइट अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है, डेंसर से रेयरर में जा रहा है, और ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसको हम लोग क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। कब? जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा तब। ठीक है, तो व्हेन, ध्यान में रखना है, व्हेन एंगल आर इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। आर यहां पे क्या है? आर यहां पर है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अगर आपका 90 डिग्री हो जाता है तब देन एंगल आई जो होगा कहाँ होगा? ये डेंसर मीडियम में होगा, क्योंकि डेंसर मीडियम होगा, क्योंकि जब तक लाइट डेंसर से रेयरर में नहीं जाएगा बच्चों तब तक तो ये कंडीशन अचीव ही नहीं होगा। इसलिए क्रिटिकल एंगल के लिए लाइट को डेंसर से रेयरर में ही जाना होगा, ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बहुत बच्चे यहाँ पर मिस्टेक करते हैं। लाइट जब तक डेंसर से रेयरर में नहीं जाएगा तब तक क्रिटिकल एंगल का सिचुएशन अराइज नहीं होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो डेंसर से रेयरर में जा रहा है तो डेंसर मीडियम में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उसी को हम क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। लेकिन कब बोलेंगे? जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा तब। अब मान लीजिए यहां पे हमारा वाटर है, सपोज ये हमारा वाटर है और इधर एयर है। ठीक है, अब लाइट तो वाटर से एयर में जा रहा है तो हम लोग इसको लिखेंगे तो म्यू, लाइट जा रहा है वाटर से एयर में, तो इसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का मतलब है एयर से वाटर में जाना चाहिए था, करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा? इसको अगर हम ऐसे लिखते हैं, दिस बिकम्स, हम लोग जानते हैं स्नेल्स लॉ के हिसाब से साइन आई, तो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है यही हमारा क्रिटिकल एंगल है, इसको हम थीटा सी लिख रहे हैं, मान लेते हैं।
तो ये हो गया हमारा साइन क्रिटिकल एंगल थीटा सी, और हमारा जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो तो 90 डिग्री हो जाएगा। अगर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर है बच्चों, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा। अब इसको तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं बोल सकते, बट अगर इसको हम उलटते हैं, इसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बोल सकते हैं। साइन 90 ऊपर तो 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा सी, तो साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर आ गया। तो थीटा सी इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन इनवर्स 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये साइन इनवर्स आप नहीं भी ध्यान में रखते हैं तो अब ये ध्यान में रखिए कि साइन थीटा सी मतलब साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल का साइन थीटा अगर हम लोग निकालते हैं तो वो 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर आएगा। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा क्रिटिकल एंगल उतना कम, ठीक है। ये ध्यान में रखना है, क्रिटिकल एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना कम क्रिटिकल एंगल उतना ज्यादा। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिटिकल एंगल, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में। क्रिटिकल एंगल के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये क्या होता है, क्रिटिकल एंगल की कंडीशन के ही अकॉर्डिंगली यहां भी लाइट जो है वो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगा, ठीक है। डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगा, डेंसर से रेयर में जाएगा। और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया, ठीक है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया तो लाइट अब उसी मीडियम में वापस आ जाएगा, ठीक। लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा था, तो दो कंडीशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। क्या दो कंडीशन है, पहला कंडीशन है लाइट शुड move from denser medium to rarer medium, वो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाना चाहिए पहला। और दूसरा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। क्या हम लिख दे रहे हैं, बोलो। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो टोटल इंटर रिफ्लेक्शन के लिए बच्चों दो कंडीशन होना चाहिए, पहला कि लाइट जो है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाए, और दूसरा कंडीशन है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। समझ में आया यहां तक? क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल कॉन्सेप्ट पे खाली थोड़ा बात कर लेंगे। इसके बाद जो टॉपिक्स आता है लेंस में या रिफ्रैक्शन में, वो होता है लेंस। तो लेंस यहां पे दो तरह के होते हैं, आप जानते हैं। एक डबल कॉन्वेक्स, जिसको सिर्फ हम कॉन्वेक्स भी बोल सकते हैं, डबल कॉन्वेक्स, और एक होता है डबल कॉनकेव, ठीक है, डबल कॉनकेव। अब यहां भी आपको क्या इंपॉर्टेंट चीज है, यहां आप जानते हैं इसे कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, दिस इज कॉन्वेक्स, एंड इस तरह का जो होता है उसे हम लोग कॉनकेव कहते हैं, ठीक है। तो यहां भी आप जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आप प्रैक्टिस करेंगे, दैट इज रे डायग्राम। मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, अब रे डायग्राम इसका प्रैक्टिस करेंगे कि ऑब्जेक्ट्स को कहां रखने से इमेज कैसा बनता है। इसमें फिर आता है आपका लेंस इक्वेशन। तो लेंस इक्वेशन में आपको जिस तरह से मिरर फॉर्मूला में आप अप्लाई कर रहे थे, इसमें भी उसी तरह से अप्लाई करना है।
इसका फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगा, याद रखिएगा। वेक्स मतलब हम बोले थे एक्सेस, वी मतलब नेगेटिव बोले थे, तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, वी मतलब नेगेटिव, ठीक है। इसमें फिर लेंस इक्वेशन में थोड़ा सा चेंज होता है, यहाँ -1/u + 1/v = 1/f होता है, ठीक है। और मैग्निफिकेशन जो मैंने मिरर में बताया, मैग्निफिकेशन वही सेम होगा कि m का वैल्यू नेगेटिव तो रियल एंड इन्वर्टेड, m का वैल्यू पॉजिटिव तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, 1 से बड़ा तो मैग्निफाइड, 1 से छोटा तो डिमिनिश्ड। इसमें एक और टर्म आ जाता है, दैट इज पावर ऑफ लेंस, ठीक है, पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस क्या होता है, 1/4 फोकल लेंथ होता है, ठीक है, 1/4 फोकल लेंथ होता है। तो आप यहां देख रहे हैं कि जो कॉन्वेक्स है उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव है, तो अगर पावर पॉजिटिव आता है बच्चों तो वो कॉन्वेक्स कहलाएगा, वो लेंस कॉन्वेक्स है। और पावर अगर नेगेटिव होता है तो वो कॉनकेव लेंस है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो आप में से बहुत कोई स्पेक्स पहन रहे होंगे, इस वीडियो को स्पेक्स के थ्रू देख के पढ़ रहे होंगे, मैंने भी स्पेक्स पहना है। तो लेट्स सी कि हमारा स्पेक्स का पावर क्या है, और उससे हम लोग स्पेक्स का जो है नेचर जान पाएंगे कि जो लेंस लगा हुआ है हमारे चश्मे पे, उसका पावर अगर पॉजिटिव है तो वो कॉन्वेक्स है, और अगर पावर नेगेटिव है तो वो कॉनकेव है, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ ध्यान रखना है कि पावर जो होता है वो डायप्टर में कैलकुलेट होता है, हमेशा पावर का यूनिट होता है वो डायप्टर होता है, ठीक है। और डायप्टर में होने के लिए फोकल लेंथ को हमेशा मीटर में रखिएगा बच्चों, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आपको मिलेगा उसमें फोकल लेंथ हो सकता है कि सेंटीमीटर में दिया हुआ रहे, बट आपको उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना है। क्यों मीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जब तक पावर डायप्टर में नहीं होगा तब तक हम पावर का यूनिट लिख नहीं पाएंगे। अब पावर डायप्टर का मतलब होता है कि फोकल लेंथ को मीटर में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहां तक के कॉन्सेप्ट को पहले देख लीजिए इस वीडियो के थ्रू, और यहां तक के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और क्वेश्चंस लेके आऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हॉट क्वेश्चन लेके आऊंगा, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेके आऊंगा। आप वीडियो को देखते रहें। बहुत लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ 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 को सब्सक्राइब कर लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आपके कंट्रीब्यूशन के बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं बच्चों। आपका कंट्रीब्यूशन जो है, आपका पार्टिसिपेशन जो है, आपका कोऑपरेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आप लोग को इस चैनल से फ़ायदा हो रहा है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आपके प्रिपरेशन अच्छे हो रहे हैं। अगर थोड़ा सा भी आपको फ़ायदा हो रहा है तो थोड़ा सा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, थोड़ा सा हमारे चैनल को शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बातों को पहुँचाएँ। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्द, बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर। और मैं और भी चीज़ों को डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपके साथ जो बॉन्डिंग है और अच्छा बन सके। थैंक्स ऑल ऑफ यू, स्टे ट्यून्ड विद अस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।